आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आज। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं। क्लास 7 के फोल्डर को खोल के और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लास के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार किया जा सकता है। इस बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग जिस बेसिक स्ट्रक्चर से एक HTML डॉक्यूमेंट को लिखा जा सकता है उसको इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें बॉडी एलिमेंट के बीच में एक पैराग्राफ लिखा गया था, जिसके मदद से ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो पाया था। तो इस बॉडी के बीच में क्या लिखा गया था इसको हम लोग एक बार गौर से देखेंगे कि बाकी जो एलिमेंट्स जो थे वो तो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में यूज़ होते हैं, बट बॉडी के बीच में जो भी चीज़ लिखाता है वो हम लोगों के वेब पेज के मेन कंटेंट के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये बॉडी एलिमेंट के बीच में ये बॉडी एलिमेंट और ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया बॉडी एलिमेंट का। इसके बीच में हम लोगों ने जो भी चीज़ लिखा था वो हम लोगों के वेब पेज में शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे H1 टैग जो यूज़ हुआ है ये हेडिंग के लिए यूज़ हुआ है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है द मोस्ट बेसिक वेब पेज इन द वर्ल्ड, तो ये जो है वेब ब्राउज़र में हेडिंग के रूप में दिखाई देगा। और ये जो P टैग के अंदर में लिखा हुआ है ये हम लोगों के वेब पेज में पैराग्राफ के रूप में दिखाई देगा, इसलिए हम लोग P टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम लोग आज का टॉपिक में जो देखने वाले हैं वो इसी के बारे में देखने वाले हैं, हेडिंग और पैराग्राफ्स के बारे में, कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को कैसे लिख के इसका क्या इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हेडिंग के बारे में देखेंगे कि हेडिंग क्या होता है। तो हेडिंग जो है, हेडिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है HTML के डॉक्यूमेंट में हेडिंग लिखने के लिए। तो HTML के डॉक्यूमेंट में हेडिंग लिखने के लिए हम लोग H1, H2, H3 से लेके H6 तक के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है हेडिंग्स के रूप में। जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर में हेडिंग्स के रूप में जब भी हम लोग लिखते हैं तो हेडिंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। और हेडिंग एलिमेंट्स टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। और इन सब का साइज़ जो है वो H1 से लेके H6 में डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। मीन्स इसका साइज़ जो है वो घटते चला जाता है। इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि H1 जो एलिमेंट का जो टेक्स्ट होगा वो सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा। H2 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो H1 के एलिमेंट से के टेक्स्ट से H2 का जो एलिमेंट होगा वो उससे छोटा होगा। H3 का जो एलिमेंट का टेक्स्ट होगा वो उससे भी छोटा होगा। ये आगे के एग्जांपल में आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग हेडिंग लिखना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग होता है और उसके अंदर में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं। वैसे ही फिर दूसरा हेडिंग शुरू होता है, फिर उसके अंदर में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हेडिंग्स एलिमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स ये वाला जो हेडिंग है इसको लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोग इसके अगल बगल में H1 एलिमेंट का यूज़ करेंगे, H1 टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे H1 का ओपनिंग टैग लिखाएगा और यहाँ पे H1 का क्लोजिंग टैग लिखाएगा। क्लोजिंग टैग के लिए हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक हेडिंग को लिखा जाता है। तो H1 का एलिमेंट जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उसका जो टेक्स्ट होगा उसके बीच में जो भी वो हम लोग वर्ड्स लिखेंगे, ये जो टेक्स्ट होगा वो सबसे बड़े साइज़ का होगा। अगर हम लोग
इसके नीचे वाला जो लाइन है यहाँ पे हम लोग H2 एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो H1 वाले एलिमेंट से H2 का जो टेक्स्ट होगा वो छोटा साइज का होगा। उसके नीचे में अगर हम लोग H3 का एलिमेंट यूज़ करेंगे तो उसके नीचे वाला जो लाइन है वो H2 से और भी छोटे साइज का नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में यहाँ पे विजुअलाइज किया जा रहा है हेडिंग एलिमेंट को। तो सबसे पहला जो मेजर हेडिंग है वो सबसे ऊपर में लिखा गया है, और जो सबसे ऊपर वाला जो हेडिंग है उसके अंदर में अगर हम लोग कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट सब हेडिंग कहेंगे। और उस फर्स्ट सब हेडिंग के अंदर में हम लोग कोई चीज़ लिखेंगे तो वो फर्स्ट जो है सब हेडिंग लिखाएगा। जैसे में सबसे पहला सबसे ऊपर वाला जो हेडिंग है उसको हम लोग मेजर हेडिंग कहेंगे, उसके अंदर में अगर हम लोग कोई हेडिंग डालेंगे तो उसको हम लोग सब हेडिंग कहेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा सब हेडिंग लिया गया है, जैसे ये पहला सब हेडिंग था यहाँ पे, वैसे एक दूसरा सब हेडिंग लिया गया है। उस सब हेडिंग के अंदर में कोई हेडिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो वो सब हेडिंग होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा मेजर हेडिंग लेंगे तो उसके अंदर में जो हम लोग हेडिंग डालेंगे उसको हम लोग सब हेडिंग कहेंगे। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हेडिंग के अंदर में अगर कोई हेडिंग होता है उसको सब हेडिंग कहते हैं, और सब हेडिंग के अंदर में अगर कोई हेडिंग होता है तो वो सब हेडिंग होता है। एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ लिख के, ये हेडिंग हो गया, इसके अंदर में अगर कोई हेडिंग है तो ये सब हेडिंग हो जाएगा, और अगर इस सब हेडिंग के अंदर में कोई हेडिंग है तो वो सब हेडिंग हो जाएगा। ये ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक बार आप लोग ये दिमाग में डाल लें, बहुत इजी है। और ये जो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग अगर लिख देंगे तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो H1 एलिमेंट के अंदर में जो टेक्स्ट होता है वो सबसे बड़े साइज़ का दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा H1 एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो सबसे बड़े साइज़ का है। H2 जो है वो H1 से थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है। और ये जो यहाँ पे H2 एलिमेंट और H2 एलिमेंट दोनों जगह पे H2 एलिमेंट यूज़ किया गया है, तो ये दोनों का जो टेक्स्ट है वो दोनों इक्वल साइज़ का दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आगे H3 एलिमेंट जो यूज़ हुआ है वो H2 से छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि H3 एलिमेंट है, H2 से वो छोटा साइज़ का दिखाएगा। हम लोग जैसे ही नंबर बढ़ाते चले जाते हैं, अगर इसके बाद हम लोग H4 एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो H4 एलिमेंट H3 से भी छोटे साइज़ का दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एक दूसरा अनदर मेजर हेडिंग यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो मेजर हेडिंग हम लोग फिर से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग H1 एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स हम लोग अगर कोई मेजर हेडिंग डालना चाहेंगे, कोई लाइन चलते चला जा रहा है और फिर उसके बाद हम लोग उसके बीच में फिर से कोई बड़ा वाला हेडिंग डालना चाहते हैं तो हम लोग H1 का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो था ये मेजर हेडिंग था, और ये इतना सारा लाइन लिखने के बाद फिर से एक मेजर हेडिंग का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे हम लोग फिर से H1 एलिमेंट का यूज़ किए। तो ये जो हम लोगों का H1 का जो लाइन था, जिस साइज़ का यहाँ पे टेक्स्ट शो करेगा उसी साइज़ का टेक्स्ट यहाँ पे भी शो करेगा, क्योंकि हम लोग H1 एलिमेंट यूज़ किए हैं। फिर H2 एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो H2 एलिमेंट्स जो यहाँ पे यूज़ हुए थे और जो जिस साइज़ का यहाँ पे टेक्स्ट था उसी साइज़ का टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ होगा, शो करेगा। तो हम लोगों के वेब ब्राउज़र में वैसे दिखाई देगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो वेब पेज क्रिएट किया जाता है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सिर्फ हेडिंग एलिमेंट से हम लोगों का HTML तो तैयार होता नहीं है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि सिर्फ हेडिंग की मदद से हम लोग कोई भी वेब पेज को नहीं तैयार कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज़ होता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है हम लोगों के वेब पेज को तैयार करने के लिए वो होता है P एलिमेंट। P एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसके मदद से हम लोग कोई भी वेब पेज को तैयार करते हैं, तो P एलिमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोगों को इस्तेमाल करना है वेब पेज को तैयार करने के लिए, तो हम लोगों को ये सारे एलिमेंट्स का नाम सोच के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सभी एलिमेंट्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स का नाम जो है वो बहुत ईजी तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि किसी को भी इसको रिमेंबर करने, याद करके रखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वो बहुत ईजी है। जैसे कि पैराग्राफ एलिमेंट्स, पैराग्राफ के रूप में अगर कोई चीज़ को लिखना है तो उसके लिए हम लोग P एलिमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि P मीन्स पैराग्राफ होता है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। हेडिंग एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए
को हम लोग लिखते हैं, H1 H2 लिखते हैं, तो ये भी बहुत टफ नहीं था। इसमें हम लोग बस H लिखते थे और नंबर्स लिखते थे, तो ये हेडिंग एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं। उसी तरीके से हम लोगों का जो पैराग्राफ के रूप में अगर कोई चीज़ शो करना है तो हम लोग पी एलिमेंट्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी रिमेंबर करने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। तो यही है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लिस्ट एलिमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, और लिस्ट के रूप में अगर कोई चीज़ को लिखना चाहते हैं हम लोग, तो लिस्ट के रूप में हम लोग कोई भी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग ये देखते हैं। मीन्स मैं ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये क्लियरिफाई कर देता हूँ कि हम लोग जो भी HTML का डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले हैं उसके अंदर में एलिमेंट्स का यूज़ करके हम लोग उस डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। ये आप सभी के दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हम लोग जो भी HTML के डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को एलिमेंट्स का लिखना बहुत ज़रूरी है। तो और जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सब का क्या इस्तेमाल है वही हम लोग इस चैप्टर में सीख रहे हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर में अगर हम लोग लिस्ट के रूप में हम लोग उस डॉक्यूमेंट में वर्ड्स को दिखाना चाहते हैं लिस्ट के रूप में, तो उस डॉक्यूमेंट में लिस्ट के रूप में कोई भी चीज़ शो कर दिखाने के लिए लिस्ट एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम लोग नंबर्ड लिस्ट शो करना चाहते हैं 1 2 3 4 के रूप में, तो हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें OL एलिमेंट्स का यूज़ होता है। अगर हम लोग नंबर्स के रूप में इस तरीके के नंबर्स के रूप में लिस्ट दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे OL एलिमेंट का यूज़ होगा। मीन्स इस तरीके का OL हम लोग लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में एंगल्ड ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया OL एलिमेंट जिसमें हम लोग नंबर्ड लिस्ट को शो करते हैं। और अगर हम लोग बुलेटेड लिस्ट को शो करते हैं, जैसे ये स्टार हो गया, स्टार के रूप में कोई भी लिस्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, इसके बगल में लिखा रहेगा वर्ड, तो ये हो गया हम लोगों का बुलेटेड लिस्ट। इसको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं जिसमें हम लोग UL एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। UL एलिमेंट के इस्तेमाल से हम लोग ये बुलेटेड लिस्ट को शो करते हैं। तो ये सारा ये दोनों जो लिस्ट का एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो लिस्ट का एलिमेंट है इसको हम लोग लिस्ट के रूप में यूज़ करने के लिए हम लोगों को अगर कोई टेक्स्ट को लिस्ट के रूप में शो करना है वेब ब्राउज़र में, तो ये लिस्ट एलिमेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे OL टैग हो गया, यहाँ पे UL टैग हो गया। OL टैग को ऑर्डर्ड लिस्ट टैग कहते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को UL टैग का यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे यही बात पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अब आगे इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को शो करने के लिए। तो वो कैसे किया गया है, इस प्रोग्राम को इस डॉक्यूमेंट को लिख के हम लोगों को लास्ट में list.html से सेव करना होगा। जैसे हम लोग जो पहला बेसिक HTML क्रिएट किए थे तो उसके लिए हम लोग basic.html नाम से उस फाइल को सेव किए थे, उस डॉक्यूमेंट को सेव किया गया था basic.html से। तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करेंगे क्योंकि हम लोग ये इसमें हम लोग लिस्ट का एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग list.html नाम से हमें सेव करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ लिखा गया है। तो जिस तरीके से हम लोगों का बेसिक HTML शुरू हुआ था वैसे ही ये भी शुरू होगा डॉक टाइप में। जो वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्जन का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद HTML एलिमेंट यूज़ होता है, फिर उसके बाद हेड एलिमेंट यूज़ होता है, फिर उसके बाद टाइटल के बीच में हम लोग लिखते हैं उस पेज का नाम, जो पेज का नाम हम लोग लिखना चाहते हैं वो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद मेटा टैग यूज़ होता है, फिर उसके बाद हेड बंद हो जाता है, फिर बॉडी एलिमेंट शुरू होता है और बॉडी एलिमेंट के अंदर में हम लोग जो चीज़ लिखना चाहते हैं वही चीज़ वेब ब्राउज़र में जो वेब पेज खुलता है वो वेब पेज में वही कंटेंट दिखाई देता है जो हम लोग बॉडी के बीच में लिखते हैं। तो बॉडी के बीच में यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है वो ज़रा गौर करके देखिए आप लोग इसको। तो बॉडी में ये सबसे पहले हेडिंग एलिमेंट डाला गया है, हेडिंग टैग डाला गया है जिसमें लिखा गया है लिस्ट्स एंड इंट्रोडक्शन। तो जो वेब ब्राउज़र में हम लोग इस पेज को खोलेंगे तो सबसे ऊपर में हेडिंग के रूप में ये लिस्ट दिखाई देगा, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये वहाँ पे हेडिंग के रूप में दिखाई देगा। अब पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके, P टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है। तो ये लाइन जो हम लोग लिखेंगे वो वहाँ पे ये हेडिंग के बाद ये वाला लाइन दिखाई देगा, और फिर उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके ये लाइन लिखा गया है। तो इस लाइन के बाद इस लाइन
को लिखा गया है, तो वेब ब्राउज़र में वेब पेज में हम लोगों का इस लाइन के बाद ये वाला लाइन दिखाई देगा। फिर उसके बाद फिर से एक हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया गया है, H2 एलिमेंट टैग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे H2 टैग का इस्तेमाल करने से ये अंतर होगा कि यहाँ पे जो H1 यूज़ हुआ था इससे थोड़ा छोटा साइज़ का H2 जो हेडिंग है वो दिखाई देगा। उसके अंदर में फिर से P टैग का इस्तेमाल करके एक लाइन लिखा गया है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ के रूप में ये वाला लाइन दिखाई देगा। अब यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे शुरू हुआ है, ये आप सभी को गौर से देखना है। ये वाला चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको गौर से देखना है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे यूएल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग कहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड रूप में कोई चीज़ दिखा रहता है, जैसे इस तरीके का बुलेट हो गया या इस तरीके का बुलेट हो गया। इस तरह के बुलेट को यूज़ करने के हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे बुलेट यूज़ होगा। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे OL टैग के बीच में यहाँ पे OL टैग शुरू हुआ है और यहाँ पे OL टैग का एंडिंग टैग हुआ है। वैसे ही यहाँ पे UL का भी ओपनिंग था, यहाँ पे एंडिंग था। ये एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इसका होता है। तो यहाँ पे जो 3 लाइन लिखा हुआ है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के रूप में लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट आएगा वो बुलेट के रूप में आएगा। और यहाँ पे ये जो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे हैं OL, तो ये हम लोगों के नंबर्स के रूप में शो करेगा वेब ब्राउज़र में। ये वेब पेज जब खुलेगा वेब ब्राउज़र में तो इसका आउटपुट, ये प्रोग्राम को आपको अपने कंप्यूटर में नोट कर लेना है और सेव करने के बाद इसको सेव करना है। जैसे कि मैंने बताया था, इसको list.html नाम से सेव करना है। list.html से इसको सेव करना है। list.html से सेव करने के बाद जब हम लोग इसको वेब ब्राउज़र में जाकर खोलेंगे तो वो इस तरीके का कुछ खुलेगा। जैसे कि हम लोग पहला हेडिंग जो H1 नाम से डाले थे, तो ये हेडिंग जो था सबसे बड़े साइज़ का दिखाई दिया। फिर उसके बाद 2 लाइन हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर में लिखे थे, तो ये 2 जो लाइन है ये पैराग्राफ के अंदर में दिखाई दिया है। फिर उसके बाद H2 एलिमेंट्स के मदद से हम लोग एक और हेडिंग डाले थे जो कि H2 था, तो H1 से ये थोड़े छोटे साइज़ का था, इसलिए H2 था इसलिए थोड़े छोटे साइज़ का दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के मदद से 3 लाइन लिखे थे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने जैसे बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स शो करते हैं, तो यहाँ पे बुलेट्स अपने आप बन गया है क्योंकि हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट UL का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ पे बुलेट्स आ गया है। और फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किए थे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों का नंबर्स आता है। तो ये हम लोगों का जो आउटपुट है वेब ब्राउज़र में दिखा दिया गया है लिस्ट का, जो हम लोग प्रोग्राम डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं div एलिमेंट क्या होता है। तो div एलिमेंट जो होता है वो भी हम लोग HTML, हमारे बेसिक HTML वेब पेज में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बेसिक HTML स्ट्रक्चर को वेब पेज में हम लोग जैसे वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ किए थे, हम लोग उससे अब फैमिलियर हो चुके हैं कि कोई भी वेब पेज को बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर को लिखना पड़ता है। जैसे कि डॉक टाइप को लिखना पड़ता है, HTML टैग को लिखना पड़ता है, HTML एलिमेंट को लिखना पड़ता है, हेड एलिमेंट को लिखना पड़ता है, टाइटल एलिमेंट को लिखना पड़ता है, बॉडी एलिमेंट को लिखना पड़ता है। तो ये तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग अब रूबरू हो गए हैं, उसके बारे में हम लोग अब जान गए हैं। बट अब हम लोगों को div एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था ये लिस्ट एलिमेंट शुरू करने से पहले, कि हम लोगों को जो भी स्ट्रक्चर तैयार करना है HTML में वो सारा एलिमेंट्स से तैयार होता है। तो एक और यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे div एलिमेंट। div एलिमेंट का क्या इस्तेमाल है कि उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द स्मॉल सेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट वी हैव डिस्कस सो फार आर फेयरली इजी टू रिमेंबर एज देयर पर्पस आर ऑब्वियस। जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि पैराग्राफ के रूप में कोई भी चीज़ को लिखने के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते थे। बट ये जो div जो एलिमेंट है ये भी एक तरीके का पैराग्राफ के रूप में ही शो करेगा, लेकिन इसका काम जो है वो थोड़ा अलग है। इसका काम क्या है? div इज यूज टू डिवाइड अप ए वेब पेज। जैसे कि हम लोगों का कोई वेब पेज है और उस वेब पेज को
के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सब टेक्स्ट को अलग अलग करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, डिवाइड एलिमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग अगर डिवाइड करना चाहते हैं वेब पेज को तो डिवाइड एलिमेंट का यूज़ करेंगे। टू प्रोवाइड ए डिफिनेट स्ट्रक्चर मीन्स हम लोगों का जो वेब पेज है उसमें वो डिफिनेट स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ तक दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं कोई वेब पेज को, तो इस div एलिमेंट का यूज़ किया जाएगा। तो div एलिमेंट को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया है। आप सभी को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ ये तीसरा प्रोग्राम है हम लोगों का। पहला प्रोग्राम था बेसिक वाला, जिसमें हम लोग बेसिक कुछ चीज़ों को लिख के बॉडी टैग के अंदर में हम लोग उसको सेव किए थे basic.html नाम से। फिर उसके बाद हम लोग लिस्ट के लिए एक प्रोग्राम लिखे थे HTML का, तो ये हम लोगों का लिस्ट का प्रोग्राम था। अब ये तीसरा जो शुरू हो रहा है ये div के लिए एक और नया डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो इसको भी पहले डॉक टाइप से शुरू किया जाएगा, फिर HTML एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर हेड एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर टाइटल एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर मेटा लिखा जाएगा और फिर हेड को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर हम लोग बॉडी को शुरू करते हैं और जो भी हम लोगों को बॉडी के बीच में हम लोग उसको लिखते हैं वही चीज़ वेब ब्राउज़र में, वेब पेज में मेन कंटेंट के रूप में दिखाई देता है वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि यहाँ 3-4 लाइन पैराग्राफ के रूप में लिखा गया है, जैसे कि दिस पैराग्राफ, दिस अदर पैराग्राफ, दिस येट अदर पैराग्राफ एंड जस्ट वन मोर पैराग्राफ। इसको 4 रूप में लिख दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को लिखने का मेन काम क्या है कि हम लोग इस डॉक्यूमेंट को इसलिए लिख रहे हैं ताकि पैराग्राफ टैग में और div टैग में क्या अंतर होता है ये पता चल जाए हम लोगों को। तो पैराग्राफ टैग में और div टैग में, और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी 4 लाइन लिख लिए गए हैं और div शो करने के लिए भी 4 लाइन लिख लिए गए हैं। तो इसका आउटपुट से हम लोगों को पता चल जाएगा कि पैराग्राफ और div में क्या अंतर है। तो पैराग्राफ में और div में के आउटपुट्स को गौर से देखने के बाद ये पता चलता है कि जो पैराग्राफ जहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे 4 पैराग्राफ जो हम लोग प्रोग्राम में लिखे थे, ये पैराग्राफ लिखने से ये पता चल रहा है। एक बार मैं इसको इरेज करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या अंतर है। तो पैराग्राफ में ये होता है हम लोगों का कि जो पैराग्राफ जो है उसको लिखने के बाद हम लोगों का अपने आप यहाँ पे मार्जिन बन जाता है। यहाँ पे जो स्पेस आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्पेस है, मीन्स हम लोग जो यहाँ पे पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किए थे और फिर उसका जब हम लोग नेक्स्ट लाइन को लिखे थे तो इसका आउटपुट आने के बाद ये पता चल रहा है कि इसके बीच में अपने आप मार्जिन ले लेता है, पैराग्राफ्स के बाद मार्जिन ले लेता है। और फिर उसके बाद जो हम लोग div एलिमेंट्स के लिए 4 लाइन लिखे थे, div एलिमेंट में आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कोई मार्जिन्स नहीं नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि div एलिमेंट्स को यूज़ हम लोग करते हैं तो हम लोगों का जो लाइन है वो ब्रेक होके दूसरे लाइन में चला तो जाता है, मीन्स ये डिवाइड तो हो जाता है हम लोगों का कोई भी टेक्स्ट जो है वो डिवाइड होकर दूसरे लाइन में चला तो जाता है। वो तो पैराग्राफ में भी होता था। हम लोग इसके बगल में p टैग का इस्तेमाल करके इसको लिखे थे, इस चीज़ को लिखा गया था, मैंने लिखा था और आपने भी लिखा होगा। बट जब हम लोग div में यूज़ करेंगे तो div में यूज़ करते वक्त यहाँ पे मार्जिन नहीं लेगा और पैराग्राफ को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन ले लेता है। बस इसको इतना ही सिंपली समझना है कि पैराग्राफ एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट लाइन जब शुरू होगा तो वहाँ पे मार्जिन और पैडिंग ले लेगा, यहाँ पे स्पेस ले लेगा। सिंपल वर्ड में हम लोग ये कहेंगे तो यहाँ पे स्पेस ले लेगा और div में हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रहेगा। बस div एलिमेंट में और पैराग्राफ एलिमेंट में यही फ़र्क है। सो आज हम लोगों का इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा। सो आज का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो गया। हैव ए गुड डे, थैंक यू।